दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। केरल में भारी बारिश से तबाही, 22 की मौत। तमिलनाडु में भी बिगड़े हालात। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अलर्ट, सेनाओं ने संभाला मोर्चा। जी हम बात कर रहे हैं कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। केरल में भारी वर्षा से बनी बाढ़ की स्थिति और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कोट्टयम के कोट्टिकल इलाके में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। दर्जनों लोग घायल हैं, जबकि करीब 1 दर्जन लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। सेना के तीनों अंगों के बचाव दल और एनडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत अभियान में जुट गई हैं। तमिलनाडु में भी हालात अच्छे नहीं हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से फोन पर बात की है और हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरल की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। केरल के राजस्व मंत्री के राजा ने बताया कि कोट्टयम जिले में 12 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि इडुक्की जिले में 3 लोगों के शव मिले हैं। 5 लोग लापता भी हैं। इस पर्वतीय जिले में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं। इसके चलते कई गांवों का आवागमन भी बाधित हुआ है। जेल में हुई आर्यन खान की काउंसलिंग, समीर वानखेड़े को किया वादा, कहा आपको एक दिन मुझ पर गर्व होगा। जी हां, आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित है। इस दौरान जेल में आर्यन खान की काउंसलिंग भी की गई है। ये काउंसलिंग एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े की मौजूदगी में की गई है। इस दौरान आर्यन ने समीर वानखेड़े से वादा किया है कि वो जेल से निकलकर एक अच्छे आदमी बनेंगे और एक दिन समीर वानखेड़े को उन पर गर्व होगा। आर्यन ने यह भी वादा किया कि इसके बाद वो गरीब और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। गौरतलब है कि आर्यन खान 3 अक्टूबर से ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी की कस्टडी में थे। उनकी न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर को सौंपी गई थी। इसके बाद से हर दिन आर्यन की जमानत की अपील की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। आखिरकार 14 तारीख को उनकी जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख दिया गया, जिसके बाद उन्हें 6 दिन जेल में बिताने ही थे। आर्यन को 14 से पहले तक क्वारंटीन सेल में रखा गया था, लेकिन 14 को उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आर्यन खान 16 दिन से जेल में हैं और अब कैदी नंबर N956 बन चुके हैं। इस दौरान एनसीबी की कस्टडी के समय उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा गया और उन्हें पास के ही ढाबे से ढंग का खाना खिलाया गया। एनसीबी की कस्टडी में आर्यन खान ने अपने पढ़ने के लिए साइंस की किताबें मांगी थी और उन्हें वो भी मुहैया कराई गईं। एनसीबी ने कस्टडी में आर्यन का ख्याल भले ही रखा हो, लेकिन लगातार उन्होंने आर्यन की जमानत का विरोध किया। जेल में जब तक आर्यन क्वारंटीन सेल में थे तब तक उनके पास थोड़ी राहत थी, लेकिन जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जिस वार्ड में आर्यन खान है वहां 200 से ऊपर कैदी एक ही हॉल में रह रहे हैं। सुबह 7 से 10 के बीच उन्हें नाश्ता दिया जाता है और एक तालाब में सभी को खुले ही नहाना पड़ता है। आर्यन के लिए थोड़ी राहत तब हो सकती है जब दिन में 1.5 घंटे टीवी और आधा घंटा टहलने का समय दिया जाता है। इसके अलावा कैदी FM रेडियो सुन सकते हैं। संजय राउत ने मोदी सरकार पर किया तीखा हमला, बोला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जगह अब सरकारी हथियारों ने ले ली है। जी हम बात करें कि शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा पर तीखा हमला किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार यानी 17 अक्टूबर को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खत्म करने के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जगह सरकारी हथियारों ने ले ली है। संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के रूप में काम कर रही हैं। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी MVA सरकार के कुछ मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और आयकर विभाग जांच कर रही है। इसके अलावा एक मंत्री के खिलाफ CBI भी जांच कर रही है। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ ये बातें लिखी हैं। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक हैं और संजय राउत ने लिखा है कि क्या महाराष्ट्र में कानून का शासन है या फिर सिर्फ छापेमारी चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे रिकॉर्ड तोड़ छापेमारी को देखते हुए यही सवाल मन में आता है।
कोवैक्सीन को अक्टूबर के अंत तक WHO से मिल सकती है आपात इस्तेमाल की मंजूरी। जी हम बात करें कि भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिलने में थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस महीने के अंत तक इस वैक्सीन को अप्रूवल दे सकता है। कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक लगातार WHO को टीके के डेटा के बारे में जानकारी मुहैया करवा रहा है। हाल ही में संगठन के अनुरोध पर 27 सितंबर को अतिरिक्त जानकारी मुहैया करवाई गई थी। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने रविवार को जानकारी दी कि WHO के तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक 26 अक्टूबर को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग पर विचार करने के लिए होगी। उन्होंने आगे कहा कि औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य निकाय हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम कर रहा है। WHO के अनुरोध पर भारत बायोटेक ने 27 सितंबर को वैक्सीन पर अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की थी। पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य निकाय ने EUL के लिए कोवैक्सीन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया और इस हालिया बयान के साथ अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी उम्मीद मिलने की है। WHO के एक्सपर्ट्स वर्तमान में इस जानकारी की समीक्षा कर रहे हैं और यदि सब कुछ ठीक रहता है तो फिर अगले हफ्ते WHO के मूल्यांकन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद। योगी सरकार देगी 50-50 हजार रुपए। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार सरकार ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे की राशि तय कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी पात्र परिवार इस राहत राशि से वंचित न रहे। हालांकि अभी इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के अनुसार मुआवजा चाहने वालों को एक आवेदन करना होगा। जो पात्र होंगे उन्हें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए अनुग्रह राशि दी जाएगी। और कुछ मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश सरकार ने राहत राशि वितरण के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राहत राशि प्रदान करने के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। युवराज सिंह को हरियाणा पुलिस ने किया अरेस्ट। अनुसूचित जाति पर की थी अपमानजनक टिप्पणियां। जी आपको बता दें कि क्रिकेटर युवराज सिंह को अनुसूचित जाति समाज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हांसी हिसार हरियाणा पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। युवराज सिंह से हिसार स्थित पुलिस विभाग की गजेटेड ऑफिसर मैस में पूछताछ की गई। हालांकि हाईकोर्ट के आदेशों पर युवराज सिंह को औपचारिक जमानत पर छोड़ा गया है। युवराज का आरोप है कि उन्होंने बीते साल रोहित शर्मा से लाइव चैट में युजवेंद्र चहल पर अनुसूचित जाति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी। दरअसल पिछले साल लॉकडाउन के दौरान युजवेंद्र चहल टिकटॉक पर अपने डांस की वीडियो अपलोड करते थे और उसी पर इंस्टाग्राम में रोहित शर्मा के साथ बातचीत करते हुए युवराज सिंह ने अभद्र टिप्पणी की थी और ये कमेंट जाति सूचक था, जिसके बाद युवराज सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनका जमकर विरोध हुआ था। जिसके बाद दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने हांसी थाना शहर में SC/ST एक्ट पर IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन के बाद अब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत। जान ले क्या है नियम। जी आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सोमवार 18 अक्टूबर को हम दिल्ली में गाड़ियों के द्वारा फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में आ गई है, इसलिए दिल्ली सरकार ने शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली में 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत होगी और अभियान का पहला चरण 18 नवंबर तक चलेगा। गोपाल राय ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के बारे में बात करते हुए गुरुवार को कहा था कि 18 अक्टूबर से हम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता नटवर सिंह बोले कि सीडब्ल्यूसी की बैठक महज औपचारिकता थी। सोनिया गांधी 21 साल से पार्टी की फुल टाइम बॉस। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह रविवार को कहा कि कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक महज एक औपचारिकता थी, क्योंकि सोनिया गांधी 21 सालों से पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का अगला चुनाव सितंबर 2022 में होगा। पार्टी अध्यक्ष के लिए कोई रिक्ति नहीं थी। सोनिया गांधी ही पार्टी की बॉस है। वे 21 साल से पार्टी की बागडोर संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार को हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला और नटवर सिंह ने कहा कि इस बैठक में कोई परिणाम नहीं निकलना था, क्योंकि बैठक में शोर मचाने वाले सदस्य ही बैठक के दौरान चुप रहे। ये पूछे जाने पर कि क्या अगले साल कई राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के नेताओं को एकजुट करने के लिए कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मिलकर काम करना चाहिए, अन्यथा वह राजनीति में भाजपा से पीछे रह जाएगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह पीछे ही हो जाएगी। गोवा में खुला भारत का पहला शराब संग्रहालय। ऑल अबाउट अल्कोहल, जानिए क्या है इसमें खास बात। जी आपको बता दें कि गोवा में भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया है। इसमें आपको शराब का सदियों पुराना इतिहास मिलेगा। संग्रहालय में शराब की सदियों पुरानी बोतलें, ग्लास और बोतलों को बनाने वाले औजार आकर्षण का केंद्र होंगे। इस संग्रहालय को स्थानीय व्यवसायी नंदन कुड़चिड़कर ने उत्तरी गोवा में कैंडोलीम गांव में बनवाया है। दलित की हत्या के बाद निहंग सिखों से दूरी बना रहे टिकैत, कहा अभी उनकी जरूरत नहीं, जब लगेगी तो बुला लेंगे। जी हम बात करें कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। हाल ही में वहां पर बेरहमी से एक दलित की हत्या कर दी गई थी और इस घटना की जिम्मेदारी निहंग समूह निर्वैर खालसा उड़ना दल ने ली थी। घटना के बाद से किसान आंदोलन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही बीजेपी समेत कई संगठनों ने आंदोलन वाली जगह खाली कराने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच फिर से मामलों में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने घटना को किसान आंदोलन से ना जोड़ने की अपील की, साथ ही निहंग सिखों से दूर बनाते नजर आए। आपको बता दें कि एएनआई से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि पहले भी बातचीत हुई थी कि निहंग फौज की अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे, लेकिन कुछ लोग पहले दिन से यहाँ मौजूद हैं। हाल ही में हुई घटना धार्मिक मामला है, इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी ने भी कहा कि ये उनका धार्मिक मामला था, सरकार प्रदर्शन से इसे ना जोड़े, ऐसे में उनसे बातचीत की जा रही है। टिकैत ने आगे कहा कि उनकी निहंग अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। तो दोस्तों लगातार चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। महामारी शुरू होने के बाद पहली बार मुंबई में कोरोना से नहीं हुई कोई मौत। जी आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आ रही है। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के फैलने के बाद पहली बार मुंबई ने 24 घंटों में किसी भी कोविड से मौत नहीं हुई देखी है। देश की वित्तीय राजधानी कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित शहरों में से एक है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 367 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुंबई में कोरोना के फिलहाल एक्टिव केस 5030 हैं। फिलहाल मुंबई का पॉजिटिविटी रेट 1.27% हो गया है। कोरोना के फिलहाल एक्टिव केस 5030 है। मुंबई में महामारी की दूसरी लहर अप्रैल में चरम पर पहुंची थी। अप्रैल में शहर में कोरोना के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए थे और सबसे अधिक मौतें भी हुई थी। इस महीने में एक दिन में 11,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे और वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 32 नए कोविड-19 मामले सामने आए, 28 रिकवरी दर्ज की गई। इस दौरान कोविड से कोई मौत नहीं हुई है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और दुकानों पर हमला, अल्पसंख्यकों ने दिया देशव्यापी अनशन का ऐलान। जी हम बात करेंगे कुरान के कथित अपमान के मामले में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि कट्टरपंथियों की हिंसा के विरोध में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 23 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान किया है। पीएम शेख हसीना से मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है और बांग्लादेश में कई दिनों से जारी सांप्रदायिक हिंसा की
हालिया घटना में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। कुरान के कथित अपमान के मामले में कट्टरपंथी लोग पिछले एक सप्ताह में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं और इस हिंसा में अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि कई हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है और ये सभी नवरात्रि से शुरू हुआ है। हिंसा को देखते हुए चटगांव में बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हुए हमलों के विरोध में 23 अक्टूबर से धरना और अनशन की घोषणा की। उत्तराखंड केरल में ही नहीं, इन सभी 22 राज्यों में 21 अक्टूबर तक होगी भारी बारिश, जिसमें है आईएमडी का पूर्वानुमान। जी आपको बता दें कि केरल में बारिश के बाद आई बाढ़ के चलते सेना उतारनी पड़ी है, तो उत्तराखंड में भारी बारिश के अनुमानों ने राज्य सरकार को अलर्ट घोषित करने को मजबूर कर दिया है। लेकिन मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश भी हो सकती है। अभी तक की भविष्यवाणी के मुताबिक ये स्थिति कई राज्यों में 21 अक्टूबर तक बनी रह सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में रविवार को भी काफी बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को बयान जारी कर कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में 21 अक्टूबर तक भारी बारिश की स्थिति जारी रहेगी। अपने ताजा पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान और पड़ोसी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 19 अक्टूबर तक भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और उसके बाद इसमें अचानक गिरावट आ जाएगी। वेदरमैन के अनुसार अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों के ऊपर मौजूद पश्चिमी विक्षोभ के बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वइया हवाएं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।